Hello everyone, welcome back to this YouTube channel सेवी फोरेंसिक्स। सो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों के साथ में कुछ MCQs शेयर करे हुए थे एंड वो सारे के सारे MCQs आपके IPC एंड CRPC बेस्ड क्वेश्चंस थे। एंड यहाँ से आपको पता है कि आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में ज़रूर से देखने को मिल जाता है, तो इसलिए मैंने ये सारे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर बनाए हुए थे। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया होगा। एंड अब चलिए देख लेते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या थे। उसके बाद में आप एनालाइज कर लीजिएगा कि कितने आंसर्स आपके सही थे और कौन कौन से गलत थे। ठीक है, एंड उन सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उनकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या था। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 1973 में ये आपका एक पूरा बनाया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। ठीक है, तो इसके अंडर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है। जो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको सेक्शन 2C ऑफ CRPC इसके अंडर इसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ही आपके आंसर्स ऑप्शंस जो हैं वो गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। ठीक है, Section 2C of CRPC defines it to be an offence in which the police officer can arrest the convict without a warrant and can start investigation without the permission of the court. These are the offences that are usually very serious and generally heinous in nature. बेसिकली जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनको CRPC के सेक्शन 2C के अंडर डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है जो पुलिस ऑफिसर होता है वो किसी भी आपका जो भी कन्विक्ट होगा, जो भी आपका क्रिमिनल होगा, जिसने भी क्राइम को कंडक्ट किया होगा या जिस पे भी आपका कोई सस्पेक्शन है कि हाँ ये पर्सन हो सकता है, तो उसके लिए उस पर्सन को जो पुलिस रहती है, पुलिस ऑफिसर होता है, वो डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर सकता है। इसके लिए जो पुलिस ऑफिसर होता है उनको कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये जो ऑफेंसेस होते हैं जनरली बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, जो बहुत सीरियस होते हैं और जनरली जो नेचर में बहुत ज़्यादा हीनियस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक रेप, मर्डर, किडनैपिंग, डावरी डेथ एट्सेट्रा। All cognizable offences are non-bailable due to their serious and heinous nature. ये जितने भी तरह के आपके cognizable offences होते हैं जनरली नॉन बेलिएबल होते हैं। नॉन बेलिएबल क्या रहता है, जिसमें आपको बेल नहीं मिलती है, जो भी क्रिमिनल होता है उसको बेल नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बेलिएबल होते हैं, एक ऑफेंसेस होते हैं नॉन बेलिएबल। ठीक है, तो इनको भी हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलिएबल, नॉन बेलिएबल, इनके अंदर समझने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में हम बहुत जल्दी ही इनके लिए भी वीडियोस आपके लिए आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जो सेक्शन 154 है, सेक्शन 154 of CRPC 1973 provides that under a cognizable offense the police officer has to receive the first information report relating to the cognizable offense. जो cognizable offense होता है उससे रिलेटेड जो आपका क्राइम होता है उसके लिए जो आपको FIR लिखवानी पड़ती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो लिखवानी होती है, तो वो जो FIR होता है उसको पुलिस ऑफिसर रिसीव करता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। अभी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था इफ़ एन ऑफेंडर causes grievous injury intentionally and voluntarily punished under which section of IPC। जितने भी ग्रीवियस ऑफेंसेस होते हैं जो कि इंटेंशनली मतलब अपनी खुद की इच्छा से करे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से गलती से या ऐसा कुछ हो गया, वो कुछ नहीं होता है, आप खुद की मर्जी से अपनी इच्छा से उसको करते हो, तो उस तरह के जितने भी ऑफेंसेस ग्रीवियस इंजरीज करी जाती हैं उसके लिए सेक्शन IPC के किस सेक्शन में पनिशमेंट डिफाइन करी गई है।
आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो ये होता है आपका आईपीसी। तो आईपीसी के सेक्शन 325 में ग्रीवियस इंजरी जो कि इंटेंशनली एंड वॉलंटरली कॉज होती हैं, उनकी पनिशमेंट को सेक्शन 325 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन था वो था an offense done by a child below 7 years age not considered as an offense, it explains under which section of IPC। जो भी ऑफेंसेस जो कि एक चिल्ड्रन के द्वारा, जो कि एक छोटा बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, वो अगर कोई ऑफेंस करता है जिसकी एज जो है वो 7 ईयर्स से कम है, तो उसको जो रहता है ऑफेंस में इंक्लूड नहीं करा जाता है। तो ये जो आपका पूरा है, इसको सेक्शन आईपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 82। सेक्शन 82 में ये ऐसा लिखा हुआ है, आईपीसी के सेक्शन 82 में जितने भी ऑफेंसेस जो कि एक चाइल्ड करता है जिसकी एज 7 ईयर्स से कम है, तो उसको ऑफेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ था जो आईपीसी 94 है वो क्या कहता है, आईपीसी 94 के अंडर में क्या लिखा हुआ है, आईपीसी का जो सेक्शन 94 है उसमें। तो यहाँ पर जो है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट इज नॉट ऑफेंस। तो अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस, मतलब कोई प्रेशर में, कोई थ्रेट में या किसी डर में, इस तरह से कोई ऑफेंस उसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली करवाया जा रहा है किसी ना किसी डर की वजह से या कोई भी चीज़ है, तो उस तरह का कोई भी ऑफेंस होगा तो उसको जो रहता है आईपीसी 94 में बताया गया है, आईपीसी 94 में इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड अपना फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो था an offense done by a person having unsound mind defined under which section of IPC, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो आईपीसी के किस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन जो कि अनसाउंडेड माइंड है जिसका, उसको वो जो भी ऑफेंस करता है उसके बारे में। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अनसाउंड माइंड क्या होता है। अनसाउंड माइंड का मतलब ये होता है जिनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है, या फिर मतलब समझ में नहीं आ रही का मतलब कि वो मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है उनको किसी तरह की कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, या जो भी इंसेन लोग होते हैं जिनको हम जनरल लैंग्वेज में लोग पागल कहते हैं, या इंसेन भी हम उनको कह सकते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर किसी तरह का कोई भी ऑफेंस करते हैं तो उसको सेक्शन आईपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन 84 में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। एंड अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड जो आपका सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था अ पर्सन नोज द ट्रुथ एंड विलफुली कंसील्ड इट एंड गिव्स फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट, ही विल बी पनिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पर पूछा गया है जो भी कोई पर्सन रहता है वो सच जानता होता है किसी भी केस से रिलेटेड, और वो जानबूझकर उस सच को छुपाता है, फॉल्स एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करता है, तो इसके लिए कोर्ट में उसको कौन से सेक्शन, आईपीसी के कौन से सेक्शन के अंडर उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी। आईपीसी के सेक्शन 193 के अंदर इस बात को पूरा बताया गया है, इसके अंदर इसकी जो पनिशमेंट रहती है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका। एंड अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ प्लांटिफ, प्लांटिफ कौन होता है। प्लांटिफ बेसिकली वो पर्सन होता है जो किसी भी सिविल कोर्ट में केस को फाइल करता है। फाइल का मतलब केस, कोई भी केस है, कोई भी आपका केस जो रहता है उसके बारे में आपका फाइल किया जाता है, उसको लिखवाया जाता है कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा केस किसी इंडिविजुअल पर करना है, ठीक है। तो सिविल कोर्ट में केस को फाइल किया जाता है, वो जो पर्सन करता है उसको हम बोलते हैं प्लांटिफ, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CRPC सेक्शन 292 रिलेटेड टू विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर पूछा गया है जो आपका सेक्शन 292 है CRPC का, उसको कौन से सेक्शन मतलब उसके अंदर क्या चीज़ को बताया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से आपका जो सही आंसर है वो है डिफेंस एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द मिंट। ठीक है, जो भी मिंट के ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में जो एविडेंसेस होते हैं, और मिंट का मतलब ये रहता है जो आपके कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मिंटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो कॉइन्स से रिलेटेड उससे रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनका जितना भी उसमें होता है जो भी काम होता है, तो वो सारा का सारा आपका सेक्शन 292 ऑफ CRPC में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो 9th क्वेश्चन था वो था IPC 82 स्टेट्स दैट चाइल्ड कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर विच एज। इससे पहले अभी हम जो MCQs कर रहे हैं जस्ट इससे पहले भी आपका सेम यही क्वेश्चन आया था, बस वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें पूछा हुआ था सेक्शन किस सेक्शन में ये चीज़ डिफाइन करी गई है, यहाँ पर आपसे एज पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 7 ईयर्स। 7 ईयर्स से नीचे के जिनकी भी एज होगी वो चाइल्ड जो रहते हैं उनको पनिशमेंट मतलब उनको किसी भी तरह की कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, वो किसी भी ऑफेंस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसको सेक्शन 82 ऑफ IPC में एक्सप्लेन किया गया है और जो एज है वो 7 ईयर्स है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके इससे पहले भी सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा के था। तो ये चीज़ समझने वाली है कि एक क्वेश्चन को पूरी तरह से समझना कितना ज़रूरी होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हो सकता है आप उससे बनने वाले दूसरे क्वेश्चन का आंसर ना दे पाएँ। ठीक है, तो प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी तरह से आपके नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा हुआ था इन क्रिमिनल केस कंडक्ट मनी इज़ पेड बाई। जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जो कंडक्ट मनी होता है वो कौन पे करता है, कोर्ट करता है, मजिस्ट्रेट करता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी कंडक्ट मनी पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें किसी भी तरह का कंडक्ट मनी नहीं दिया जाता है, और जितने भी आपके सिविल केसेस होते हैं उसमें आपका कंडक्ट मनी लिया जाता है, वो आपका डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, तो क्रिमिनल केसेस में आपका किसी भी तरह का कंडक्ट मनी नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड IPC और जो CRPC है इनको मैं बहुत डिटेल में आपको अलग अलग से बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगी कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं। बेसिकली जो आपका IPC रहता है वो आपका जितने भी उसके सेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और जो CRPC रहता है उसके सेक्शन बिल्कुल अलग रहते हैं। ठीक है, तो दोनों को आप आपस में मिक्स मत कर दीजिएगा। IPC के सेक्शन अगर 1 में कुछ लिखा हुआ है तो जो CRPC का सेक्शन 1 होगा उसमें डिफरेंट चीज़ लिखी हुई होगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनको अलग अलग से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपस में बिल्कुल भी मिक्स मत करिएगा। जो CRPC के सेक्शन है वो CRPC के हैं, जो IPC के सेक्शन है वो IPC के सेक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जितने भी आपको आंसर्स बताएं जहाँ पे सेक्शन से कि सेक्शन इसमें ये बताया गया है, सेक्शन उसमें वो बताया गया है, तो वहाँ पे IPC का कौन सा है, CRPC का कौन सा है, उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे के सारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड इसके अलावा आपको अगर इस पूरे वीडियो की जो PDF है वो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी एंड आप चाहें तो मुझे ब्लॉगर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये वीडियोज़ पहुँच जाएँ। ठीक है, एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।